प्रीलिम्स जो है वो कोई अकेले की तैयारी नहीं है। लोग अक्सर 1-1, 2-2 साल सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, तो ऐसा ना करें, आप मेंस की तैयारी करें। आपने जैसे ही मेंस तैयार कर लिया ना, तो आपको फील होगा कि प्रीलिम्स मेंस का एक सबसेट है। देखिए, सीसैट मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन है, तो सीसैट में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैथ्स एंड रीजनिंग मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो है बेसिक कंसेप्ट्स को समझें। आप अगर अभी के क्वेश्चंस देखें तो यूपीएससी जो है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछती। आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप ये चीज़ें बेसिक समझते हैं ना, तो वहाँ पे आप क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप सिर्फ फॉर्मूलों को ना रटें, बल्कि मैथ्स और क्वांट के टॉपिक्स को समझें। फेमस बुक है एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर की। मैंने जहाँ भी मैं गई हूँ, मैंने स्टूडेंट्स को एडवाइस किया है। वो किताब पढ़िए, उस किताब में आपको अपने लाइफ और अपने डेली रूटीन को प्लान करने के बहुत टिप्स मिलेंगे। न्यूज़पेपर्स के थ्रू, योजना के थ्रू, कुरुक्षेत्र अगर आप पढ़ते हैं तो जहाँ से भी कोई अच्छा कोटेशन मिले, कोई अच्छी स्टोरी मिले, एनेक्डोट मिले, तो उसे आप टॉपिक वाइज लिखें। उससे आपका एथिक्स भी प्रिपेयर्ड होगा और ऐसे का भी एटलीस्ट एक टॉपिक तो आप फुली प्रिपेयर करके जाएंगे। ऐसे जो है ना, it is the culmination of all 4 GS papers. दोस्तों, डॉक्टर बनकर मरीजों और गरीबों की मदद की है, जनमानस की सेवाएं की है और अब कलेक्टर बनकर पिछड़े वर्ग और गरीबों की भी मदद करनी चाहती हैं अंशु प्रिया मैम। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के इस कन्वर्सेशन में हमारी जो गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, अंशु प्रिया मैम हैं, जिन्होंने इस बार यूपीएससी 2021 में 16वीं रैंक हासिल की है। मैम एक डॉक्टर हैं और उसके बाद इन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और यहाँ तक पहुँची हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दोस्तों, अंशु प्रिया मैम बिहार मुंगेर की बेटी हैं। आज मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो जर्नी रही है, डॉक्टर के बाद यूपीएससी की तरफ जाना, सिविल सर्विसेज की तरफ जाना, किस तरह की जर्नी रही, क्या क्या इनको परेशानियां आई और यूपीएससी की जर्नी किस तरह इन्होंने निभाई, कैसे कैसे स्ट्रेटेजी रही, कौन कौन से बुक रेफर किए। मैम सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। इट्स रियली स्प्लेंडेड अचीवमेंट कि बच्चे कहते हैं कि पढ़ाई करते वक्त, मतलब पढ़ते हुए कैसे यूपीएससी की तैयारी करें, जॉब करते हुए यूपीएससी की तैयारी करें, कैसे करें। आप एक रियल एग्जाम्पल हो कि आप MBBS करने के बाद पढ़ाई आप कर रही हैं ऑलरेडी, उसके बाद आपने यूपीएससी की तैयारी की और एक बहुत अच्छी अचीवमेंट, यूपीएससी क्लियर नहीं किया, आप टॉप करती हैं। मैम सबसे पहले दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने बारे में बताइए, फैमिली के बारे में और एजुकेशन के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर अंशु प्रिया है। तो मैंने जो है अपनी स्कूली शिक्षा मुंगेर के नॉटर डेम अकेडमी से प्राप्त की है। मैं मूलतः मुंगेर की ही निवासी हूँ। उसके बाद 10वीं के बाद मैंने 12वीं तक की जो परीक्षा है वो दरभंगा से उत्तीर्ण किया। फिर मैंने प्री मेडिकल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया एंड एम्स में दाखिला लिया, प्रिसाइजली एम्स पटना। फिर 2019 के जनवरी वर्ष में मुझे डिग्री प्राप्त हुई। उसके पश्चात मैंने एज अ रेसिडेंट डॉक्टर भी काम किया, बट काम करने के दौरान मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा मैं वर्क और इस एग्ज़ाम के बीच का जो एक समन्वय है उसको नहीं बना पा रही हूँ। तो दैट इज़ वाई मैंने डिसाइड किया कि मैं अब फुल एक जो अटेम्प्ट है वो बिल्कुल इस एग्ज़ाम को दूँ। तो ये मेरा तीसरा प्रयास था और तीसरे प्रयास में ये मेरी 16वीं रैंक है। मैम दर्शक भी जानना चाहते हैं और ये मेरा भी क्वेश्चन है कि ऐसा क्या हुआ, मतलब कि इस फील्ड को, मेडिकल को फील्ड को छोड़ के आप एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड यूपीएससी की तरफ आपका रुख गया। जी, तो ये इसके मुख्यतः मैं 2 रीजंस मानती हूँ। द फर्स्ट रीज़न था कि जब मेरी रूरल पोस्टिंग्स लगती थी अपने कॉलेज के दौरान, तो उस समय हम कम्युनिटी मेडिसिन में PSCs जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ हम जाते हैं। तो वहाँ पे मैंने कई सारे ऐसी केसेस देखे जहाँ पे कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि पेशेंट को डिजीज़ क्या है ना, इट इज़ अबाउट होलसम हेल्थ आप उन्हें कैसे दे सकते हैं। जैसे कि सैनिटेशन से रिलेशन होता है, जो आम माल न्यूट्रिशन जिसे हम मेडिकल के टर्म्स में कहते हैं, कुपोषण, तो उससे रिलेशन होता है। तो ये जो स्वास्थ्य का पूरा एक कंसेप्ट है वो डिलीवर करना तभी पॉसिबल है जबकि आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को मैन करें। तो एक तो ये कारण था, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जो यूपीएससी का सिलेबस है अगर आप उसे देखें तो ये बहुत ही मल्टी डायमेंशनल है एंड दिस मेक्स यू लर्न सो मेनी थिंग्स। जो आपकी पर्सनालिटी है वो इतना डेवलप करती है, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ पता
चलता है। और स्कूल के समय से ही मेरा जो झुकाव है वह बहुत ज़्यादा रहा था ह्यूमैनिटीज़ की तरफ। सो मेरे को लगता है कि ये 2 रीजंस थे जिनके कारण मुख्यतः मैंने अपने MBBS के बाद इस एग्ज़ाम को देने के लिए सोचा। मैम, हॉस्पिटल हो या मेडिकल फील्ड में भी एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ चीज़ें आ गई हैं, जिसे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल मैनेजमेंट कहते हैं। तो उसके ज़रिए भी क्या आपकी आप जो चाहती थी वो कर सकती थी, या फिर आपके पास विकल्प नहीं था, आपको लगा नहीं कुछ ज़्यादा ही अलग आउट ऑफ द बॉक्स करना है सोसाइटी के लिए, इसलिए आप UPSC की तरफ गई? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो बिल्कुल आप किसी भी फील्ड में रह के समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं, परंतु ज़रूरी ये है कि आप किस माध्यम से करना चाहते हैं। तो मैं सिविल सेवा के ज़रिए करना चाहती थी। जो मेडिकल लाइन में है वो भी जो है अपने फील्ड में रह के दे कैन एक्सेल एंड दे कैन डू वंडर्स। लेकिन आपने जो बात कही कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, देखिए आज भी जो सिविल सेवक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है वो इतना लार्ज है कि वो किसी सर्विस से आप कंपेयर नहीं कर सकते। सो आई मीन कि जो ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करने का अवसर आपको इस सेवा में मिलता है, एंड इसमें पावर है, बट विथ मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दिस सर्विस इज अ ब्यूटीफुल कल्मिनेशन ऑफ बोथ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो आपको पावर आती है उसके प्रोपोर्शनेट आपको सर्विस डिलीवरी करनी होती है। तो आई बिलीव दैट डेफिनेटली देयर आर अदर वेज, बहुत सारे तरीके हैं सर्व करने का, बट probably for me this was one of the best। बहुत बढ़िया। मैम, अब स्टूडेंट पूछ रहे हैं एक सवाल, जी। हालांकि ये वीडियो देखने के बाद पूछें, लेकिन हमें पता है स्टूडेंट कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं। वो ये है कि पढ़ाई करते हुए ही आपने UPSC की तैयारी भी की, ये कैसे मैनेज किया सारी चीज़ें? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है, एक खुशखबरी है जो लेके आया है प्रेप लैडर। दोस्तों, आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं और आप NCERT को बेस बनाते हैं UPSC प्रिपरेशन के लिए। NCERT जिसके बगैर आप UPSC क्लियर नहीं कर सकते। NCERT जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक आपकी जो फाउंडेशन होती है वो NCERT से शुरू होती है। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें NCERT पढ़ने में दिक्कत होती है, उसे समझने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों, आपकी इस प्रॉब्लम को आज सॉल्व करने वाला है प्रेप लैडर, क्योंकि दोस्तों प्रेप लैडर की जो एप्लीकेशन है इसमें NCERT के बारे में बहुत कुछ बताया गया है और आपको फ्री कोर्सेज यहाँ दी जा रही है NCERT की। प्रेप लैडर की ऐप डाउनलोड कीजिए, आप वहां जाके खुद से पढ़ सकते हैं। वहां पे सारी समरी NCERT की दी गई है इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए। साथ में दोस्तों प्रेप लैडर की जो टीम है, उनकी जो फैकल्टी है, वो आपको मैपिंग की भी लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। दोस्तों, ये जो मैपिंग की क्लासेस, जो NCERT की क्लासेस होंगी, वो एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है, जिसके लिए आप लाखों लाख रुपया खर्च करते हैं बाहर की कोचिंग के लिए। यहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, रिवीजन के लिए भी रिसोर्सेज मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप एक्सप्लोर कीजिए, बहुत सारी फ्री हैं। आप फ्री जितनी भी चीजें मिल रही हैं उसका फायदा उठाइए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि जो पेड मोड पे जाना है और जो आपके प्रिपरेशन में और मजबूती ला सकता है, तो आप पेड मोड पे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेप लैडर की ऐप की जो लिंक है वो मिलेगी। आज ही डाउनलोड करें और प्रेप लैडर को यूज करना शुरू कर दें। जी बिल्कुल। तो मैंने जो ओरिएंटेशन था मेरा इस एग्ज़ाम को लेके, वो फाइनल ईयर तक हो गया था। मैंने पहले भी बोला कि हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टिंग्स लगती थी। तो जो मैंने बेसिक, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एग्ज़ाम के लिए कुछ स्किल सेट्स चाहिए और कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स चाहिए। तो स्किल सेट्स में आपकी रीडिंग स्किल, आपकी राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो आई बिलीव कि इनिशियली मैंने भी उस पे ही काम किया। तो कॉलेज के समय से न्यूज़पेपर्स को पढ़ना, आसपास के पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री को समझना, तो वो काम मैंने MBBS से स्टार्ट कर दिया था। उससे ये हुआ कि 19-20 यानी कि 2020 जब मैं दिल्ली आई थी, तब तक जो एक बेस है वो मेरा ठीक था, है ना। मैं समझती थी सब चीज़ों को कि हिस्ट्री कैसे है इंडिया की, या थॉट प्रोसेस बना एग्जैक्टली। और वो बहुत ज़रूरी है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि आप डायरेक्टली बड़ी किताबों से शुरू करेंगे, लक्ष्मीकांत से। दैट डज नॉट हैपन। आप जब तक नहीं समझेंगे कि एग्ज़ाम क्या है और आप जब तक एग्ज़ाम पे बैठ के रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक ये एग्ज़ाम आपसे क्लियर नहीं होगा। तो जब मैं 2020 में यहाँ आई थी, तब तक मैंने ऑलमोस्ट जो है अपना बेसिक अच्छा कर लिया था। तो उससे ये हुआ कि मुझे ज़्यादा समस्या नहीं आई। मैम, आपसे मैं प्रीलिम्स के बारे में जानने की कोशिश करूँगा। आप देख रही हैं आजकल प्रीलिम्स का जो नेचर है वो बदलता जा रहा है, काफ़ी टफ होता जा रहा है। ऐसा क्या करे एस्पिरेंट, ऐसा मतलब क्या स्ट्रेटेजी हो उनकी कि एक मतलब संभावनाएं ज़्यादा हो जाए कि प्रीलिम्स निकालें, उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए?
प्रीलिम्स के लिए? हाँ बिल्कुल, मुझे भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस परीक्षा का सबसे जो एक अनप्रिडिक्टेबल स्टेज है वो प्रीलिम्स है। तो प्रीलिम्स के लिए देखिए मैं आपको 3-4 टिप्स देना चाहूँगी। पहला तो मैं ये दूंगी कि प्रीलिम्स जो है वो कोई अकेले की तैयारी नहीं है। लोग अक्सर 1-1, 2-2 साल सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, तो ऐसा ना करें, आप मेंस की तैयारी करें। आप जब भी अपनी तैयारी शुरू करते हैं बेसिक्स को बिल्ड करके मेंस तैयार करें। आपने जैसे ही मेंस तैयार कर लिया ना तो आपको फील होगा कि प्रीलिम्स मेंस का एक सबसेट है, ठीक है। तो मेंस की तैयारी करना स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के 3 महीना पहले आप बिल्कुल प्रीलिम्स के लिए फोकस्ड हो जाएं और उन 3 महीनों में आप जितने टेस्ट पेपर्स लगा सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के उन्हें लगाएं। और उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं पिछले 8 या 10 साल के प्रीलिम्स में, यानी कि 2013 के बाद के जो भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं उनको आप खुद बैठे खुद एनालाइज करें एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट थीम्स या क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जैसे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म है, नेशनल पार्क्स है, ये सब बार बार यूपीएससी पूछती है। प्लेसेस इन न्यूज़ है, ये सब बार बार पूछती है। तो ऐसे चीज़ों को या तो आप एक जगह लिख लें या तो उनका एक जगह पे आप नोट बना लें या फिर उसको रिवाइज करें। आप किसी भी सोर्स से कर रहे हैं तो उन 3 महीनों में मुझे ऐसा लगता है कि रिविजन, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स की रिविजन, सिलेबस का रिविजन और मॉक टेस्ट, ये 3 चीज़ें ज़रूरी है। और एक और चीज़ मैं कहूँगी कि अभी जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें मोर देन GS1 CSAT का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरा जो दूसरा प्रयास था उसमें मेरे 105 नंबर थे GS1 में, जो कि 15 नंबर ज़्यादा थे कट ऑफ से, पर मेरा CSAT 1 मार्क से नहीं हो पाया था। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा पूरा एक अटेम्प्ट चला गया। वो इसीलिए था क्योंकि मैंने भी सोचा कि एग्जाम हॉल में जाके देख लेंगे, बट अगर आप पिछले 2 वर्षों का पेपर देखें CSAT का तो वो बहुत टफ आता है। तो फाइनली मैं उसे नहीं क्वालिफाई कर पाई। तो प्लीज़ मैं जो भी आपके दर्शक देखेंगे मैं उन्हें सजेस्ट करूंगी कि CSAT को आप इग्नोर मत करें। और मैं कई लोगों को देख रही हूँ जो कि 3 साल लगातार सिर्फ CSAT में फेल होते हैं। मैम ये तो एस्पिरेंट के लिए एडवाइस होगी CSAT के लिए जो है कोशिश करें, बट CSAT की तैयारी कैसे करें? आपने इस बार क्वालिफाई किया, प्रीलिम्स मेंस में गई, तो आपने क्या अलग किया था CSAT में जो आप क्लियर कर पाए CSAT? हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने पिछले 2020 में, मुझे याद है कि 19 अक्टूबर को रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का, और मुझे यकीन नहीं हुआ था कि मैं क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाई, क्योंकि उस समय तक ऐसा ट्रेंड था कि लोग CSAT का पेपर आके चेक भी नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि ये तो हो ही जाएगा। GS1 चेक किया, उसमें उस समय मेरे 110 115 आंसर की से बन रहे थे। तो जब रिजल्ट आया तो आई वॉज क्लूलेस। फिर बाद में मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला कि कहीं CSAT में रुक रहा होगा। अंत में यही हुआ। तो उस दिन के बाद से लेके अगले प्रीलिम्स तक मुझे नहीं याद है कि ऐसा कोई भी दिन रहा हो जब मैंने 1 घंटा CSAT की प्रैक्टिस नहीं करी हो। देखिए CSAT मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन है, तो CSAT में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और कंफर्टेबल हैं मैथ्स वाले पोर्शन में तो हफ्ते में 1 या 2 बार भी कर सकते हैं। बट यदि आपका बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है, मेरे जैसा बायो का बैकग्राउंड है, तो देन आई विल एडवाइस कि आप रोज 1 घंटा, ज्यादा नहीं देना है, हाँ 45 मिनट से 1 घंटा आप रोज दें। और इसमें जो 2 सेक्शंस हैं, तो एक मैथ्स का सेक्शन है, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो मैथ्स एंड रीजनिंग मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो है बेसिक कंसेप्ट्स को समझें। आप अगर अभी के क्वेश्चंस देखें तो यूपीएससी जो है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछती। आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। एवरेज, अगर मैं कोई आपको टॉपिक बोलूं तो एवरेज का मतलब क्या है? अगर 4 बच्चे निकल गए तो क्लास के एवरेज में क्या अंतर पड़ेगा? तो कंसेप्ट ऑफ एवरेज, कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप ये चीज़ें बेसिक समझते हैं ना तो वहाँ पे आप क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप सिर्फ फॉर्मूलों को ना रटें बल्कि मैथ्स और क्वांट के टॉपिक्स को समझें। अब या तो आप खुद से समझ सकते हैं यूट्यूब के वीडियोस देख के, या तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। तो मैथ्स, क्वांट और रीजनिंग के लिए तो आप ये करें, खुद की हेल्प लें, वीडियोस की हेल्प लें, या फिर किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन था, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि किसी और सोर्स को ना देखें। आप सिर्फ 2013 के बाद के यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको उठाएं और एनालाइज करें कि कोरोलरी का क्या मतलब है, एनालाइज का क्या मतलब है, उसके अलावा अजम्पशन का क्या मतलब है, और यूपीएससी जब ये टर्म्स पूछती है तो उसका क्या आंसर एक्सपेक्ट करती है। तो अगर आप ये करेंगे तो सीसैट की आई थिंक
तैयारी बिल्कुल पॉसिबल। मैम ये न्यूज़पेपर के अलावा भी बहुत सारी सोर्सेज होती हैं, रिसोर्सेज ऑनलाइन और मैगजीन्स होती हैं, लाइक PIB हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, योजना हो गई, डाउन टू अर्थ हो गया। इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है UPSC की प्रिपरेशन में और आपने कैसे यूज़ किया था इन सभी को? जी बिल्कुल। तो मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मैंने कुरुक्षेत्र वगैरह नहीं पढ़ा था। योजना मैंने 6-7 महीनों का पढ़ा था और उसमें जो टॉपिक्स मुझे ऐसा लगता था कि कुछ न्यू है मेरे लिए मटेरियल, तो मैंने उनको नोट किया था। लेकिन मैंने बाद में ये नोटिस किया कि जो टेस्ट सीरीज वगैरह होती हैं उसमें वो क्वेश्चंस भी कवर होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है योजना में एक चीज़ मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगी कि जो उनके आगे के एडिटोरियल पेज का एक पहला पेज होता है ना, उसको आप ज़रूर रखें, उसको आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। तो शुभम कुमार सर जिनकी पिछले साल रैंक 1 थी, उन्होंने पूरा आई थिंक 2 साल के योजना के पहले पेज का PDF बना के शेयर किया है। तो उनके चैनल पे जाके भी लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई नई योजना आती है और ख़ासकर अगर किसी महीने में कोई योजना ऐसी है ना, योजना थीम बेस्ड होती है, तो कोई अगर एक महीने में मान लीजिए कि कोई बिल्कुल अच्छे टॉपिक की जो कि बिल्कुल GS 1 2 3 में फिट बैठता है और आपका मान लीजिए उस पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है या आपकी जो नॉलेज बेस है वो थोड़ी कम है या आपके पास कम मटेरियल है, तो उस योजना को पढ़ें। और उससे सब नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ 3-4 अच्छे आर्टिकल्स पढ़ने हैं और मेक श्योर कि उसको आप तब के तब थोड़ा सा समराइज करके अपने नोट्स में लिख लें। अगर आपने छोड़ दिया ना तो फिर वो पेंडिंग रहेगा। हाँ, आपको अपना सारा सोर्स जो है, सारा मटेरियल एक जगह पे कंसोलिडेट करना है। यू कैन नॉट हैव मोर देन 1 सोर्स फॉर 1 सब्जेक्ट इन दिस एग्जामिनेशन। तो आप पढ़ सकते हैं योजना भी। योजना तो मेरे हिसाब से आपको पढ़नी चाहिए। मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने 5-6 महीना ही पढ़ा था, फिर मेरे को लगा कि टेस्ट सीरीज से कवर हो रहा है। उसके अलावा कुरुक्षेत्र वगैरह पढ़ने का एडवाइस तो आई विल नॉट डू। PIB PRS बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस परीक्षा में इतना कम समय होता है कि आप अगर सब चीज़ों में जाएंगे तो आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी टिप्स मैम ने दी है आप सभी के लिए। मैम, जैसा कि मैंने शुरुआत की थी कि कैसे मैनेज किया ये सारी चीज़, टाइम टेबल आपका क्या रहता था पढ़ाई का, मतलब कैसे तैयारी करती थी? सुबह उठना, फिर ऐसा तो नहीं कि एक माइक्रो लेवल पे कुछ बच्चे बनाते हैं कि 6 बजे से 7 बजे तक हम ये पढ़ेंगे, 8 से 9 ये पढ़ेंगे, कुछ आपका टाइम टेबल क्या था मैम? हाँ, तो मैंने एक बहुत ही फेमस बुक है एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर की। मैंने जहाँ भी मैं गई हूँ मैंने स्टूडेंट्स को एडवाइस किया है वो किताब पढ़िए। उस किताब में आपको अपने लाइफ और अपने डेली रूटीन को प्लान करने के बहुत टिप्स मिलेंगे। तो देखिए, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कभी भी रात में बिना अगले दिन को प्लान किए हुए मत सोइए। खासकर यदि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, प्लीज़ प्लान योर डे। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप 6 से 7 क्या करेंगे, 7 से 8 क्या करेंगे, ये लिखें, ये बहुत ज़्यादा माइक्रो हो जाएगा। लेकिन अगले दिन आपको क्या कंप्लीट करना है ये आपके सामने स्टडी टेबल पे लिखा होना चाहिए, तो वो लिख के ही सोएं। उससे क्या होगा ना कि आपका अगला दिन बिल्कुल सिस्टमैटिक जाएगा। तो मैं क्या करती थी, हर दिन रात में उन चीज़ों को अपने मेरे पास एक बोर्ड था, मैं उसे लिख लेती थी, उस पर लिख देती थी चिपका के। एंड नेक्स्ट डे आई यूज टू मैं और टारगेट्स जो है अचीवेबल रखें। आप ऐसा भी ना करें कि अगले दिन का टारगेट आप ऐसा रख लें कि आप उसे पूरा ही ना कर पाएं। अगर आपकी कैपेसिटी 8 घंटे पढ़ने की है तो 8 घंटे के हिसाब से ही अपना आप रूटीन बनाएं। जो भी रटने वाली चीज़ें हैं या फिर आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उसे आप रात में सोने से पहले पढ़ें। तो उससे क्या होगा ना कि वो रात भर 6-7 घंटे आपकी स्लीप में वो चीज़ प्रोसेस होगी, तो वो चीज़ आपको अच्छे से याद भी रहेगी। बाकी ये मैं करती थी, लोगों का अलग स्टाइल हो सकता है। प्रीलिम्स में आपने कौन कौन सी बुक्स रेफर की थी GS के लिए? प्रीलिम्स में मैंने जो है हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री बताऊं तो उसके लिए स्पेक्ट्रम, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए RS शर्मा, उसके अलावा जो आपकी मिडाइवल हिस्ट्री है उसके तो मैंने यूट्यूब से ही नोट्स बना लिए थे। हाँ, और उसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा आती नहीं है प्रीलिम्स में। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत की थी। इकोनॉमी के लिए मैंने एक श्री राम IAS की बुकलेट आती है, मैंने उसको किया था। और ज्योग्राफी के लिए PMF IAS के नोट्स होते हैं, उसको किया था मैंने। ये जितने भी सोर्सेज बोले उसके साथ आप करंट अफेयर्स की मैगजीन, न्यूज़पेपर, इसको ऐड कर लीजिए। तो मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। एनवायरनमेंट के केस में भी मैंने PMF IAS का मटेरियल रेफर किया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चूँकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो उसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैंने केवल करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ी और उससे मेरा काम हो गया। मैम, मेंस की बात करते हैं, मेंस पेपर 3 की बात करें, GS पेपर 3, इसमें जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, एनवायरनमेंट है, बायोडाइवर्सिटी हो गया,
डिजास्टर मैनेजमेंट, ये छोटे छोटे जो सब्जेक्ट हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए? इसके लिए मुझे लगता है कि आपने जीएस पेपर 3 का बताया, तो मैं आपको सिलेबस वाइज ही बता देती हूँ। तो इकोनॉमी तो आई थिंक कि आपने प्रीलिम्स के लिए जो पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज करें, लेकिन साथ में करंट अफेयर्स इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स के साथ जो मेंस 365 आती है उसके साथ आप कंबाइन कर दें। इकोनॉमी के अलावा एक इन्वायरमेंट टॉपिक है, इन्वायरमेंट में जो भी सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं मेंस के, उनको आप प्रिपेयर कर लें। मेंस 365 भी अच्छा सोर्स है। अगर मेंस 365 में कुछ भी नहीं मिले आपको, तो जाके सिंपली आप गूगल करके यूपीएससी लिखें एंड फिर जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है उसको 2-3 पन्नों में कंसाइज करके आप पढ़ सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए विजन आईएएस की एक सॉफ्ट कॉपी की मटेरियल है जो कि 55-56 पेज की है, वो बहुत अच्छी मटेरियल है जी। तो विजन आईएएस की डिजास्टर मैनेजमेंट में आप रेफर कर सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी वाजीराम एंड रवि की एक येलो बुकलेट आती है, वो अच्छी है, मुझे अच्छी लगी थी। उसके अलावा आजकल विजन आईएएस ने भी कुछ सॉफ्ट कॉपीज निकाली हैं, बट दोनों में अगर कंपेयर करूं तो आई विल सजेस्ट कि वाजीराम एंड रवि की येलो बुक फॉर इंटरनल सिक्योरिटी इज अ बेटर सोर्स। बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन सा? वो एनवायरनमेंट के साथ ही कवर्ड है। हाँ, तो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए है। मेंस के लिए उतना बायोडाइवर्सिटी वो नहीं पूछते। तो मेंस में एनवायरनमेंट के कुछ टॉपिक्स बिल्कुल फिक्स हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, या इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिया, या फिर पेरिस क्लाइमेट डील के बारे में पूछेंगे कि हम आज तक उसे फाइनलाइज क्यों नहीं कर पाए। तो आप जब क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। और एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी, यानी कि GS1 का जो ज्योग्राफी है और GS3 का जो एनवायरनमेंट है और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये तीनों कंबाइंड कॉम्बिनेशन में चलते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप GS1 की ज्योग्राफी को भी GS3 के साथ इंटीग्रेट करें। वो कहते हैं ना, डॉक्टर जो है बहुत एथिकल होते हैं, वो उनकी बिहेवियर उस तरह से होती है और डॉक्टर वो सोचते भी हैं उस तरह से। तो GS4 की अगर हम बात करें, एथिक्स, बहुत सारे स्टूडेंट एस्पिरेंट ऐसे होते हैं, उनको लगता है चलो लास्ट में हमको पढ़ लेंगे, देख लेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एथिक्स। इसको आप कैसे देखती हैं? और इसका कहते हैं कि इसमें मार्क्स अच्छे आते हैं और कहीं नहीं ये कंट्रीब्यूट करता है आपके रैंक पे भी। तो आप एथिक्स को कैसे देखती हैं GS4 की बात करें? जी बिल्कुल, आई एग्री विथ यू कि GS पेपर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक बार इसका नैक पता हो कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसमें स्कोर भी आप अच्छा कर सकते हैं। और 1 to 3 के कंपैरिजन में GS पेपर 4 में सबसे कम आपको इनपुट देना होता है और जो आउटपुट है वो सबसे ज़्यादा आता है। तो आई थिंक सिलेबस का एक टॉपिक जो मेंशन्ड है उसको आप समझें पहले। तो आप जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी एथिक्स में नहीं रखेंगे कि ऑनेस्टी इंटीग्रिटी में क्या अंतर है, ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी में क्या अंतर है, तब तक एथिक्स को ऑब्जेक्टिवली अप्रोच करना नहीं पॉसिबल है। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से समझें। उसके लिए लेक्सिकॉन की किताब है, उसे आप रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा लुकमान आईएएस है, एक उसकी मटेरियल आती है, या फिर आजकल एक आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आई थिंक अतुल गर्ग सर है, इफ आई एम राइट। तो उनके भी नोट्स हैं। काफ़ी कोचिंग है जिन्होंने एक पूरा सिलेबस वाइज नोट कंपाइल करके स्टूडेंट्स को पढ़ाया होता है, तो वो मार्केट में मिलता है, आप उसे ले आएँ, उससे हॉलिस्टिकली तैयारी करें। लेकिन GS पेपर 4 के लिए एक आप खुद का नोटबुक बनाएं, हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको साल भर न्यूज़पेपर्स के थ्रू, योजना के थ्रू, कुरुक्षेत्र अगर आप पढ़ते हैं तो जहाँ से भी कोई अच्छा कोटेशन मिले, कोई अच्छी स्टोरी मिले, एनेक्डोट मिले, तो उसे आप टॉपिक वाइज लिखें। उससे आपका एथिक्स भी प्रिपेयर्ड होगा और ऐसे का भी एटलीस्ट एक टॉपिक तो आप फुली प्रिपेयर करके जाएंगे। एंड प्रैक्टिस करें, कम से कम 4 से 5 टेस्ट आपको एथिक्स के लगाने चाहिए। जो उनका सोल्यूशन है उसे भी अच्छे से रेफर करें, उससे आपको बहुत अच्छा आई थिंक फॉरवर्ड मटेरियल मिलता है। तो मैंने विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज लगाई थी एंड जो उनका मटेरियल होता है, आंसर जो होते हैं वो बहुत इफेक्टिव थे। बहुत बढ़िया मैम ने आपने एसी की भी बात की थी। आजकल फिलोसफिकल एसे पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में, उसको एस्पिरेंट्स कैसे तैयारी करें, कैसे उसको डिकोड करें, और तैयारी का जो पैरामीटर्स होता है फिलोसफिकल एसे के लिए, उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए एस्पिरेंट के लिए? जी बिल्कुल, तो फिलोसफिकल एसे और एथिक्स ये दोनों बिल्कुल एक ही स्तंभ हैं, आप इन दोनों को अलग ना करें। इसीलिए अक्सर ही हम जब पढ़ते थे एथिक्स तो हमें कहते थे लोग, हमारे जो टीचर्स थे, मैंने वाजीराम से कोचिंग करी है, तो वहाँ पे कहते थे कि एथिक्स इज नॉट जस्ट 250 मार्क्स, एथिक्स इज 250 प्लस 125 ऑफ एसे प्लस एटलीस्ट 100 मार्क्स इन इंटरव्यू। तो आप देखिए एथिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, और लोग एथिक्स को
नेग्लेक्ट करते हैं। तो अगर आप एथिक्स की तैयारी करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली फिलोसफिकल ऐसे की भी तैयारी आपकी साथ में होती रहेगी। और फिलोसफिकल ऐसे के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप प्रैक्टिस तो करें ही, उसके पहले क्या करें आप कि 2-3 टॉपर्स, जैसे कि एक आशिमा मित्तल है, एक सिद्धार्थ जैन सर हैं, या फिर विजन आईएएस की स्मृति मैम है, और ट्रायम्फ आईएएस के विकास रंजन सर हैं। तो इन लोगों की यूट्यूब पे फ्री वीडियोस हैं। तो एक बार जाके, हाँ बिल्कुल, एक बार आप जाएं और जाके जो है उन वीडियोस को अच्छे से देखें और नोट करें कि ऐसे आखिर लिखा कैसे जाता है। वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप, ये मैम बहुत अच्छी चीज बता रही हैं। आप सभी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग फिलोसफिकल ऐसे के लिए। हाँ, तो मेरा ऐसा कहना है कि देखिए ये आईएएस और आईपीएस या फिर जो भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या फिर सिविल सर्विसेज का ऐसे है, तो इस ऐसे को लिखने का एक प्रॉपर तरीका है कि ब्यूरोक्रेट आखिर ऐसे कैसे लिखेगा, तो आपको वो समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप क्या करें कि इन जो भी मैंने आपको 2-3 लोगों के नाम बताए, उनके वीडियोज़ को देखें और उसे नोट कर लें कि ऐसे में इंट्रोडक्शन ऐसे लिखना। इनफैक्ट ऐसे में जो आपकी अलाइनमेंट है कि आप हर एक पेज पे कितना पैरा लिख रहे हैं, आपकी राइटिंग कितनी लेजिबल है, और आप कैसे एक पैरा से दूसरे पैरा में ट्रांजिशन करते हैं, आपने कितने एग्जांपल्स दिए, कितने डायमेंशंस को कवर किया, और आप हॉलिस्टिकली ऐसे को लिखते हैं या नहीं। और ऐसे जब भी लिखते हैं तो पेपर वाइज सोचें, यानी कि जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो बिल्कुल ऐसे लिखे ना कि फ्लो रहे। जी ऐसे जो है ना, इट इज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल 4 जीएस पेपर्स। तो जीएस 1 से स्टार्ट करें, कल्मिनेशन ऑफ ऑल, हाँ आप जीएस 1 से स्टार्ट करें। जीएस 1 से हिस्ट्री देखें, ज्योग्राफी के डायमेंशंस लाएं, एनवायरनमेंट के डायमेंशंस लाएं, कॉन्स्टिट्यूशन के डायमेंशंस लाएं। उसके अलावा आपको सिक्योरिटी का कोई डायमेंशन लगता है वो लेके आए, कुछ डिजास्टर का डायमेंशन लगता है, यस, पॉवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन, विमेन, चिल्ड्रन, ये आपके टॉपिक्स जो है ना, जो भी जीएस में है, अगर उनका कोई डायमेंशन, हाँ उनका कोई भी डायमेंशन अगर आपको मिलता है उस टॉपिक में, तो उसे लाएं। और एक और चीज मैं कहूंगी कि जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, यानी कि विमेन है, ट्रांसजेंडर है, डिसेबल्ड है, अगर इनका पर्सपेक्टिव आप ऐसे में लाते हैं, कुछ एग्जांपल्स देते हैं, है ना, जैसे कि मैं अभी आपको कहूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ बून और अ बेन, इस पे ऐसे लिखने, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर आप तारीफ कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप वल्नरेबल सेक्शंस जो है, एक टॉपिक भी है सोसाइटी में, अगर आप इसे ऐसे में लाते हैं, या फिर जो बिल्कुल हमारे देश के पिछड़े एरियाज हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, नॉर्थ ईस्ट है, जम्मू कश्मीर है, अगर इस जगह से आपको कुछ एग्जाम्पल मिलता है, कुछ आपके पास पर्सपेक्टिव है, तो उसे ऐसे में लाएं। और तीसरी चीज, आपका अगर कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, आई थिंक नथिंग इज बेटर देन दैट। अगर आपने जीवन में कभी भी उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, तो उसे ज़रूर डालें। लेकिन ये चीज़ एक बार में नहीं आएगी, ये काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कम से कम 10 या 12 एसेज आप एग्ज़ाम के पहले लिखें। ऐसे के लिए भी एक फोल्डर या एक नोटबुक बनाएं, और जितने भी टॉपिक्स हैं ऐसे में जो पिछले साल आए हैं, हर एक टॉपिक पे आप ये देखें कि आप लिखेंगे क्या, है ना। तो बैठ के 15 मिनट आप स्क्रिबल करें कि इंट्रो में ये लिखूंगा, बॉडी में ये लिखूंगा, उसके बाद ये पर्सपेक्टिव लाऊंगा। कुछ अच्छे कोटेशंस जो जीएस पेपर 4 में मैंने बोला आपने इकट्ठा किए, वो बहुत हैंडी आएंगे आपको। उसके अलावा जो एनेक्डोट्स हैं उनका एक लिस्ट बनाइए, जो शॉर्ट स्टोरीज आपको कहीं पे आपने सुना उसके नोट्स बनाइए, और अपने सेंसेस को खुला रखिए। आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं, क्या पता आप कभी मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो और वहाँ पे आपको कोई ऐसा इंसिडेंस मिल जाए जो कि किसी ऐसे में आपकी बहुत हेल्प कर दे। तो आई बिलीव कि आपका जो पर्सपेक्टिव है दैट शुड बी वेरी ओपन। अगर आप दुनिया को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपके खुद के एक्सपीरियंसेस इतने एनरिचिंग होंगे कि वो पेपर पे दिखेगा। मैम, ये एनेक्डोट्स और जो कोट होती है जो फिलोसफिकल ऐसे में पूछ जाती है, इसकी कोई सोर्सेज है जहाँ से बच्चों को मिल सके? मतलब कुछ तो होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, मैंने आपको एक सोर्स तो पहले बताया था कि योजना का जो पहला पेज है, तो उसके सारे पेजेस को आप एक साथ रखिए। सेकंड मैं कहूँगी कि जो पिछले साल के शुभम कुमार सर हैं, उन्होंने भी कुछ इस टाइप के जो एनेक्डोट्स हैं उसका एक लिस्ट डाला है। इस बार की जो टॉपर है श्रुति रैंक 1 है। उसके अलावा मुझे याद है कि मैंने कुछ दिनों पहले महक रैंक 17 महक जैन जी का भी देखा था। तो जो भी जिन लोगों ने भी उस, क्योंकि देखिए सबका ही ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सभी लोग, हम लोग पिछले साल के कभी टॉपर से कुछ लिया, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से लिया। तो आप इन लोगों के चैनल्स में जाके इन लोगों ने जो डाला है उसको लिखें। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर कुछ आपका खुद का हो ना, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है।
अगर हम किसी स्टूडेंट को बताना चाहें कि 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स, बेसिक चीज़ जो कि आप में होनी ही चाहिए अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, अगर ये नहीं हो तो आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकेंगे, तो 3 मैम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस यूपीएससी जर्नी में कौन कौन सी हैं जिसका ध्यान एस्पिरेंट को रखना चाहिए? तो मैं इसकी शुरुआत आपकी जीएस पेपर 4 के 2 टॉपिक से ही करूंगी, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। तो आई बिलीव कि राइट एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड दोनों ही रिक्वायर्ड हैं। मैं कई लोगों को देखती हूं जिनका कि जो एप्टीट्यूड है वो एग्जाम को सूटेड नहीं है, वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो अच्छे गायक बन सकते हैं, आपकी तरह एक अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, लेकिन उन्हें तब भी लगता है कि कुछ सोशल प्रेस्टीज है तो इसी एग्जाम को करना है। तो आई बिलीव कि राइट एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, उसके अलावा परसीवरेंस, यानी कि आपको हर दिन पढ़ना पड़ेगा और कई महीनों तक ऐसा होता है कि इस एग्जाम में कोई रिजल्ट नहीं दिखता, तो आपको तब भी परसीवियर करना पड़ेगा। एंड लास्ट आई थिंक रेजिलियंस, यानी कि आप जितनी बार गिरे उतनी बार आपके अंदर उठने की क्षमता होनी चाहिए। तो अगर ये 3-4 क्वालिटीज किसी के अंदर हैं तो आई थिंक विथ राइट गाइडेंस, राइट डायरेक्शन, दिस एग्जाम इज क्वाइट डूएबल। मैम आपको फिर से एक बार मुबारकबादी हम सब की तरफ से। ऑब्वियसली हमें लगता है प्रेफरेंस आपकी आईएएस है जी। जो भी आपको जिम्मेदारी मिलेगी आप पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ करेंगे, अपने देश का, अपने बिहार का, मुंगेर का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे पता है कि आप मुंगेर से ही हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि जब मुंगेर के वासी जो हैं वो अच्छे जगहों पे काम कर रहे हैं। सो आई एम थैंकफुल, आज मुझे आपसे इंटरेक्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। थैंक यू सो मच। और मैं आपके जो भी दर्शक हैं उनको भी ऑल द बेस्ट कहूँगी और आपके करियर में मैं आपको भी ऑल द बेस्ट कहूँगी। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट।